नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विथ युवा में। दोस्तों जो लोग मुझसे हिस्ट्री विथ युवा यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों मैं एक स्टूडेंट हूं, साथ ही मैं सोशल वर्किंग करता हूं, साथ ही मैं एक राइटर भी। दोस्तों मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए आपके साथ हिस्ट्री विथ युवा यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री की वीडियो शेयर करता हूँ, हिस्ट्री को आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों आज की हमारी एक क्लास ही अगर हम इसे समझें तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों हिंदू राष्ट्र के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, कि भारत में एक मांग बहुत तेज़ी से की जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, भारत को हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट किया जाए। तो दोस्तों हिंदू राष्ट्र बनने से पहले क्या हिंदू धर्म में कुछ सुधार किए जाने चाहिए? क्या इस समय हिंदू धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म बनाना कितना उचित है या नहीं है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे रीज़न फॉर द पार्टीशन ऑफ हिंदूज, कि हिंदू धर्म में इतनी विभाजिता क्यों है, क्यों इतनी डिविजिबिलिटी हमारे धर्म में है, क्यों हमारा धर्म इतना बटा हुआ धर्म है। दोस्तों आज इन सब पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कई सारी बुक्स को पढ़ने के बाद, कई सारे राइटर्स को पढ़ने के बाद, कई सारे डिबेट्स को देखने के बाद, कई सारे एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ टॉपिक्स के साथ एक रिपोर्ट तैयार की है, बहुत मेहनत से एक रिपोर्ट तैयार की है। उम्मीद करता हूँ कि जो कारण, जो रीज़न्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हिंदुओं की डिविजिबिलिटी को लेकर, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे रीज़न सही लगेंगे। और मैं आपसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर इनके अलावा कुछ कारण आपको लगते हैं तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि भारत में खासकर हिंदू धर्म में इतनी डिविजिबिलिटी क्यों है, क्यों हमारे धर्म में इतने पार्टीशंस हैं। तो दोस्तों इसके कई कारण हैं जो मैंने एक रिपोर्ट के रूप में तैयार किए हैं और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों रीज़न फॉर द पार्टीशन ऑफ हिंदूज, हिंदुओं में विभाजिता के कारण। तो दोस्तों सबसे पहला कारण जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरे अवलोकन के हिसाब से मुझे सर्व उचित लगता है वो है हिस्ट्री। दोस्तों हिस्ट्री एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक बहुत बड़ा कारण है हिंदुओं की विभाजिता को लेकर। अगर सारे लोग हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स या सारे भारत के नागरिक हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि भारत में हिंदुओं के धर्म ग्रंथ, भारत में हिंदू धर्म की नीति, इन सारी चीज़ों ने हिंदू धर्म में प्राचीन काल में ही डिविजिबिलिटी के बीज बो दिए थे। चाहे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हो जो असमानता के सारे बयान हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में, हिंदू के धर्म ग्रंथ खुद बताते हैं। चाहे रामचरितमानस हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे ऋग्वेद हो, इन सारे अगर आप पुराणों को और सारे वेदों को यानी कि हिंदू धर्म के ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें असमानता की बात की गई है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि हिस्ट्री यानी कि भारत का इतिहास, हिंदू धर्म का इतिहास हिंदुओं के डिविजिबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं हिस्ट्री टॉपिक में, चाहे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हो, चाहे हिंदुओं की नीति हो, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, चाहे इंटरकास्ट मैरिजेस हो। तो दोस्तों हिस्ट्री एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा विषय है कि हिंदुओं में इतनी डिविजिबिलिटी क्यों है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर सभी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सभी लोगों में अपने आप ही इस बात का अंदाज़ा लगाने के गुण आ जाएंगे कि हिंदुओं में डिविजिबिलिटी क्यों है। दोस्तों दूसरा कारण दोस्तों हिंदुओं में डिविजिबिलिटी के लिए जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरी रिपोर्ट के हिसाब से मुझे लगता है वो है दोस्तों इंटरकास्ट मैरिजेस, अंतर जातीय विवाह। दोस्तों हिंदुओं के
इस इंटरकास्ट मैरिज वाले सिस्टम को लेकर कई बार एक बात की जाती है, कई बार ये कहा जाता है कि हिंदू अपने आप को एक जाति मानते क्यों हैं, पहली बात। दूसरी बात, हिंदू अपने आप को एक दूसरे से छोटा या बड़ा क्यों समझते हैं, क्यों हिंदू एक दूसरे में असमानता रखते हैं, क्यों वे ऊंच नीच की बात किया करते हैं। दोस्तों, इंटरकास्ट मैरिज उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड में प्रारंभ हुआ था, जहाँ पर पहली बार वर्ण व्यवस्था की बात की गई, जहाँ पर वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित किया गया था। वहाँ पर बात की गई थी कि अब गोत्र के हिसाब से, वंश के हिसाब से मैरिजेस की जाएंगी और विवाह किए जाएंगे, और वहीं से शुरुआत हुई थी दोस्तों अंतर्जातीय विवाह की, इंटरकास्ट मैरिजेस की। हम दयानंद सरस्वती जी को देखें, हम विवेकानंद जी को देखें, तो इन सारे लोगों ने इंटरकास्ट मैरिजेस के खिलाफ आंदोलन चलाए। कई सारे धर्म सुधार आंदोलन में इंटरकास्ट मैरिजेस को गलत ठहराया गया कि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग में विवाह क्यों नहीं कर सकते, क्यों जातिगत विवाह हिंदुओं में किया जाता है। तो दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है हिंदुओं में पार्टीशंस को लेकर, डिविजिबिलिटी को लेकर। दोस्तों, तीसरा कारण कास्ट और वर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम, कि भारत में जो हिंदू हैं वो सर्वाधिक है, वो बहुजन है, और इनमें इतनी डिविजिबिलिटी है कि हिंदुओं को, चाहे हम धर्म की बात करें, चाहे हम राजनीति की बात करें, वहाँ पर पिछड़ा हुआ पाया जाता है। कोई भी हमारे धर्म को लेकर, कोई भी हमारे धर्म की व्यवस्थाओं को लेकर अनल गनल बातें करते रहता है। इसका कारण है हिंदुओं की डिविजिबिलिटी, जिसमें है दोस्तों कास्ट सिस्टम भी और वर्ण सिस्टम भी। कास्ट सिस्टम ये भी उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक एज में हमारे सामने आई। इससे पहले हिंदुओं में किसी प्रकार का कास्ट सिस्टम नहीं था। दोस्तों, साथ ही वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ऋग्वैदिक काल में हमारे सामने आई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था की बात की गई थी, जहाँ पर समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। वहाँ पर बात की गई थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ हिस्ट्री के क्लासेस में शेयर की है, आप ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था हमारे सामने आई, और वर्ण व्यवस्था भी हिंदुओं के पार्टीशंस के लिए, डिविजिबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनकर हमारे सामने उभरा। दोस्तों, कास्ट सिस्टम ये हमारे सामने गुप्तोत्तर काल में आया। जो लोग व्यवसाय करते थे, जैसे शिल्पकार, बढ़ईगिरी, जो लोग चमड़े के कार्य किया करते थे, उन लोगों को उनके व्यवसाय के हिसाब से कास्ट में बांध दिया गया, उन्हें कास्ट के हिसाब से निम्न घोषित कर दिया गया। यहाँ पर ब्राह्मण उच्च वर्ग में थे, और क्षत्रिय दूसरे नंबर पर आते थे, वैश्य तीसरे नंबर पर आते थे, और सबसे दयनीय स्थिति शूद्रों की थी। तो दोस्तों, कास्ट और वर्ण व्यवस्था भी हिंदुओं के पार्टीशंस की एक विशेष रीज़न है, एक विशेष कारण है। दोस्तों, चौथा कारण जो मेरी रिपोर्ट के हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगता है कि हिंदुओं में डिविजिबिलिटी के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों, इनइक्वालिटी, असमानता। भारत में चाहे हम प्राचीन काल की बात करें, मध्यकाल की बात करें, चाहे हम आधुनिक काल की, मॉडर्न युग की बात करें, दोस्तों इस मॉडर्न पीरियड में भी असमानता भारत में कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान है। दोस्तों, यहाँ पर असमानता का अर्थ है प्रेफरेंस। ये मेरे रिपोर्ट का 5वां हिस्सा है। दोस्तों, प्रेफरेंस कि एक ही वर्ग को विशेष जो अधिकार हैं वो आज भी प्राप्त हैं। जैसे कि मंदिरों की बात करें, तो मंदिरों में आज भी केवल ब्राह्मणों को ही पुजारी बनने का अधिकार है, केवल ब्राह्मणों को ही जो है मंदिरों में बड़े बड़े पदों पर जाने का अधिकार है। दोस्तों, हम बात करें निम्न कार्यों की, तो ये कार्य अभी भी शूद्रों के हाथ में है। नगर पालिकाओं की बात करें, तो नगर पालिकाओं में नाली साफ करने का कार्य, शौचालयों को साफ करने का कार्य, नगर सफाई का कार्य, ये अभी भी शूद्रों के हाथ में है, जिसमें मेहतर कास्ट, चमार कास्ट,
इन जैसी कास्टों को ये वाले कार्य सौंपे गए हैं। तो दोस्तों ये एक असमानता है, जो एक प्रेफरेंस है कि उच्च वर्ग में और निम्न वर्ग में किस प्रकार से असमानता दिखाई जाती है। आज भी है, आज भी ब्राह्मण यहाँ पर उच्च वर्ग में आते हैं हमारे धर्म में, और ये हमारे धर्म में सर्वोच्च हैं आज भी। कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का अधिकार देता है कि ये सभी समान हैं। अनुच्छेद 14 आर्टिकल नंबर 14 हमें समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर 15, 16, 17, 18 इन आर्टिकलों में समानता की बात की गई है। तो दोस्तों कुछ कास्ट ऐसी है जो आज भी संविधान की छत्र छाया में पल रही हैं, इसीलिए वे सर्वाधिक बात संविधान की करते हैं। और जो उच्च वर्ग के कास्ट हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो बात करते हैं धर्म की। ये भी सत्य है जो हिंदुओं को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों प्रेफरेंस में और आरक्षण में अंतर होता है। प्रेफरेंस का अर्थ होता है वरीयता और आरक्षण का अर्थ होता है रिजर्वेशन। दोस्तों कुछ चीज़ें हमेशा से रिजर्व हैं जो SC ST के लिए की गई है, और प्रेफरेंस प्राचीन काल से आज तक ब्राह्मण कास्ट हो, क्षत्रिय कास्ट हो, इन लोगों को दिया जाता है। दोस्तों इंटरकास्ट मैरिज की बात की थी, मैंने वहाँ पर भी आपसे बात की थी कि कुछ प्रेफरेंस इंटरकास्ट मैरिजेस में भी है। दोस्तों ब्राह्मण क्यों ब्राह्मणों में ही विवाह करते हैं, राजपूत क्यों राजपूतों में विवाह करते हैं, मेहतर क्यों मेहतरों में विवाह करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रियों में विवाह क्यों करते हैं, चमार चमार कास्ट में विवाह क्यों करते हैं, मराठी मराठियों में विवाह क्यों करते हैं, ये इंटरकास्ट मैरिज सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है। दोस्तों क्या हम सब हिंदू हैं? अगर हम सभी लोग एक रिलीजन से रिलेटेड हैं तो क्यों हमें जातियों में बंटने की आवश्यकता है? क्यों ये बात न्यूज़ चैनल पर, TV डिबेट्स में या किसी फिल्म वगैरह में नहीं की जाती कि हिंदुओं में इंटरकास्ट मैरिजेस क्यों हैं? अगर सभी हिंदू हैं तो राजपूत कभी चमारों में शादी क्यों नहीं करते, ब्राह्मण कभी मेहतरों के साथ विवाह क्यों नहीं करते, जबकि गांधी जी ने हरिजन एक लड़की हरिजन के साथ का आंदोलन भी चलाया था। इसमें दोस्तों चाहे हमारे दयानंद सरस्वती हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, चाहे राधाकांत देव हो, इन सभी लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन चलाए और ये बात कही थी कि हमें इंटरकास्ट मैरिजेस को समाप्त करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। दोस्तों भीमराव अंबेडकर की बात करें, ज्योतिबा फुले की बात करें, फागूजी बसोड़ की बात करें, हम ऐसे कई निम्न जाति जो दलित वर्ग से संबंधित लोग थे उनकी बात करें तो उन्होंने भी इसका विरोध किया और इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। तो दोस्तों ये एक कारण हमारे सामने आता है। दोस्तों छठवां कारण, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे बड़ा कारण है, यह है एजुकेशन। दोस्तों अशिक्षा। दोस्तों आज भी हमारे समाज में, हमारे भारत देश में अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण हमारे सामने बना हुआ है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार कई सारे रिफॉर्म्स कर रही है, कई सारे सुधार कर रही है स्कूलों में, लेकिन अभी भी हमें एक ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिला है जो हमें संतुष्ट करता हो, जो हमें ये विश्वास दिला सके कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही है। दोस्तों एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन दोनों ही एक बहुत बड़े कारण हैं। दोस्तों एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में हमारे संविधान की बात नहीं है, हमारे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स की बात नहीं है, हमारे कल्चर की बात नहीं है। लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता नहीं रहता, लोगों को हमारे संविधान की जानकारी नहीं होती। उन्हें 12th पास आउट होने के बाद भी, और कई लोग तो शायद कॉलेज भी कर लेते हैं, कॉलेज भी पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ले लेते हैं, लेकिन उन्हें संविधान और कल्चर की जानकारी नहीं होती। दोस्तों अगर शिक्षा सब लोगों के पास आ जाए तो मुझे लगता है कि ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों एक कारण ये भी है कि परंपरा और संस्कृति दोनों बनी हुई है। हमारे देश में, हमारे धर्म में संस्कृति और परंपरा प्राचीन काल से, हड़प्पा युग से और उससे भी पहले से चली आ रही हैं। हम देखें, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं कि अगर हम
नवरात्रि हो या गणेश उत्सव हो, जब हम एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं और अंत में जब हम उसके जवारों को और उसकी सामग्रियों को नर्मदा में या किसी भी नदियों में सराहने के लिए ले जाते हैं, विसर्जन के लिए ले जाते हैं, तो हम हमारी परंपरा को फॉलो करने से खुद को नहीं रोक पाते। हम ये तय नहीं कर पाते कि क्या हमें ये सामग्रियाँ हमारी परंपरा अनुसार नर्मदा में या किसी भी नदी में, गंगा में विसर्जित करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये तय करना मुश्किल हो जाता है, चाहे व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित हो, और वो अपनी परंपरा के हिसाब से ही अपने कार्य को आगे बढ़ा देता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, मैंने खुद इनको अपनी नज़रों से देखा है, और ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं और आपके साथ भी हुई होगी। इसमें से कई लोग विरोध करते हैं तो कई लोग इसे सही ठहरा देते हैं। तो दोस्तों, एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, एजुकेशन सिस्टम भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, ये जो कारण हम पढ़ रहे हैं, जो कारण हम आज जान रहे हैं, ये कारण ना केवल प्राचीन काल तक और मध्यकाल तक सीमित थे, मीडिएवल हिस्ट्री तक सीमित थे, बल्कि ये मॉडर्न युग आज के 2023 के युग में भी ये कारण हिंदुओं में पार्टीशंस के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। दोस्तों, वर्तमान युग में मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, कोई चीज़ छुपाए नहीं छुप सकती, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। सच्चाई या झूठ ये कभी भी पर्दे में नहीं रह सकते। दोस्तों, मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है। चाहे मीडिया की बात करें, हम व्हाट्सएप की बात करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, यूट्यूब की बात करें, दोस्तों मीडिया भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मीडिया में रीज़न इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब अपनी कास्ट के लोग, एक कास्ट निचली कास्ट, एक कास्ट ऊपरी कास्ट है, ये दोनों कास्ट एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे हुए हैं। दोस्तों, कंपटीशन ऐसा है कि निचली कास्ट के लोग अपने पूर्वजों को अच्छा बताने के लिए लगे हुए हैं और ऊपरी कास्ट लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कई लोग जो आज के समय में हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा है और जो अपनी परंपराओं को जानते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को जानते हैं, वो लोग मीडिया पर खासकर इसका विरोध करते हैं। हम हर रोज़ देखते हैं, मीडिया डिबेट्स में देखते हैं, हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि किस प्रकार से एक कास्ट को उस कास्ट के संबंधित व्यक्ति द्वारा उच्च बताया जाता है, कभी कभी निम्न बताया जाता है, ये भी हम देखते हैं। तो दोस्तों, मीडिया भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, अगर हम बात करें उच्च वर्ग की, तो उच्च वर्ग धर्म को लेकर मीडिया में लगा हुआ है, इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग जानते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ भी जानते हैं, पॉलिटिशियंस भी जानते हैं, और हमारे बड़े बड़े अधिकारी भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, और बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आज के समय में हैं, शंकराचार्य, ये भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, प्रेफरेंस भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारण है, जो मैंने आपके साथ चर्चा में आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों, मीडिया में प्रेफरेंस, हम बात करें उच्च वर्ग की, तो उच्च वर्ग यहाँ पर अपने आप को प्रेफरेंस कैसे देता है। बात करें हम राजा रामचंद्र की बात करें, चाहे हम कृष्ण की बात करें, चाहे हम हिंदुओं के 10 अवतारों की बात करें, चाहे हम बात करें उच्च वर्ग के जो सिस्टम्स हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं उनमें जैसे हम बात करें कि ब्राह्मणों को पुजारी बनने का अधिकार है, ये मीडिया पर वो अपने आप को प्रेफरेंस देते हैं, वो अपने आप को ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि वो सर्वोच्च हैं। तो दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। निचली कास्ट, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, फागूजी बसोड, जोगेंद्र नाथ मंडल, कबीर दास, रविदास, हमारे वाल्मीकि जी, इन सारे लोगों की बात करें तो आज के समय में ये और उच्च वर्ग के जो पूर्वज हैं, ये एक कंपटीशन में बंध चुके हैं, ये आपस में डिविजिबिलिटी में बंध चुके हैं, ये बंट चुके हैं। यहाँ पर
रविदास हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे हमारे वाल्मीकि जी हो, ये एक ग्रुप बन चुका है। और ऊपर बात करें तो हम परशुराम जी को ले लें, वो ब्राह्मणों का नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए हैं, ये ब्राह्मणों की सोच है। और हम डिटेल में बात करें तो हम महाभारत का यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं कि महाभारत से भी लोग किस प्रकार से प्रेरित हैं, खासकर उच्च वर्ग। तो दोस्तों, मीडिया में ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, और मीडिया सबसे महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है हिंदुओं में पार्टीशंस को लेकर। दोस्तों, कारण नंबर 8, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू एंड पॉलिटिकल इशू। दोस्तों, संविधान और राजनीति। दोस्तों, संविधान तो सबको समान अधिकार देता है। कभी अगर आप फ्री हों तो ये ज़रूर सोचें कि हमारे देश में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें ये आवश्यकता पड़ी कि हमें ये लिख देना पड़ा है कि आज से ऐसा ही होगा। दोस्तों, ये शर्म की बात है कि किसी देश में संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप डिटेल में जाएं, आप गहराई में जाएं, तो आप अपने आप से ये सवाल करेंगे, अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछेंगे कि हमें संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो आपको इसका जवाब मिलेगा। शर्म की बात इसलिए है कि दोस्तों, हमारे देश में पहले राजतंत्र था। यहाँ पर जब राजतंत्र हुआ करता था, जब भारत में राजतंत्र प्रणाली मौजूद थी, तब हमने देखा है कि भारत में किस प्रकार से बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे। तब उनका एक ज़मीर होता था, उनकी कुछ नीतियाँ होती थी जिनके हिसाब से वो अपने प्रजा को चलाया करते थे। लेकिन क्योंकि धर्म, राजनीति, दर्शन ये सभी आने वाले समय में प्रभावित हुए हैं, और किसी पर ये विश्वास नहीं रहा कि अब व्यक्ति खुद अपने आप से प्रजा को, जनता को खुश रख सकता है या नहीं, ये भी एक कारण बना। और दोस्तों, जब ये कारण बना तो आवश्यकता की गई कि एक नियम बना दिया जाए, एक लिखित रूप दे दिया जाए कि आज से सब लोग इस हिसाब से कार्य करेंगे। दोस्तों, इसलिए ये हमारे शर्म की बात है, क्योंकि ज़मीर अब बचा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी हम देखें कि संसदीय प्रणाली हो या एकात्मक प्रणाली हो, सरकार किस प्रकार से विलासित अप्रिय हो जाती है, कभी कभी सरकार निरंकुश भी हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू एंड पॉलिटिकल इशू एक बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुओं में पार्टीशंस को लेकर, क्योंकि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है आरक्षण को लेकर, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ भी है अनुच्छेद 16 में कि लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जाएंगे। सभी लोग अनुच्छेद 14 के हिसाब से समान है, समानता का सबको अधिकार है, विधि के समक्ष सभी समान है। दोस्तों, ये भी एक इशू बनता है पार्टीशंस को लेकर कि एक कास्ट को आरक्षण क्यों, एक कास्ट को प्रेफरेंस क्यों। तो दोस्तों, ये भी एक कारण बनता है। लेकिन जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो हमें सारी बातें समझ में आती है, हमें ये समझ में आता है कि हमारे देश में हमें कॉन्स्टिट्यूशन लागू क्यों करना पड़ा, और क्यों हमें किसी को रिजर्वेशन देना पड़ा, प्रेफरेंस देना पड़ा। तो दोस्तों, ये था कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। दोस्तों, वर्तमान की बात करें तो ये बिल्कुल नया है, जय भीम वर्सेस जय श्री राम। ये भावनाएं भी अब समाज में मौजूद होने लगी हैं, जो मीडिया पर सर्वाधिक प्रचलन में है। दोस्तों, जय भीम वर्सेस जय श्री राम, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये क्यों मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल हैंडल्स को देखा है, कई सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को देखा है, फेसबुक हैंडल्स को देखा है, जहाँ पर समाज पूरी तरह से विभाजित हो चुका है जय भीम में और जय श्री राम में। दोस्तों, जय श्री राम यहाँ पर राम उच्च वर्गों का नेतृत्व करते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो दलित नेता माने जाते, बल्कि वो पूरे समाज के नेता थे, पूरे देश के नेता थे। तो दोस्तों, ये सिस्टम भी आज हमारे देश में हमें देखने को मिल रहा है, जय भीम वर्सेस जय श्री राम। दोस्तों, मैंने कई सारे रिसर्च किए, कई सारे मैंने यूट्यूब हैंडल्स पर कमेंट्सों को पढ़ा है। अगर यहाँ पर राम जी के पोस्ट डले हुए हैं तो वहाँ पर निम्न वर्ग के लोग, SC ST वाले लोगों की बात करें, OBC वाले कुछ वर्गों की बात करें, तो उन्होंने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। वहाँ पर उन्होंने
कमेंट में जय श्री राम के नारे लगाएं, जय भीम के नारे लगाएं। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये चीज़ मैंने लगभग 95% हैंडल्स पर देखा है, यूट्यूब हैंडल्स पर देखा है, मीडिया में देखा है। दोस्तों अगर कहीं पर भीमराव अंबेडकर या निम्न वर्ग के किसी भी पूर्वज की किसी भी नेता की बात की जाती है तो वहाँ पर उच्च वर्ग का विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। और ये चीज़ 99.99% आप जाकर सर्च करेंगे, आप कभी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमारा समाज मीडिया के कारण भी दो भागों में बंट चुका है तो यहाँ पर ये स्थिति भी उत्पन्न हुई है। आप भीमराव अंबेडकर की पोस्ट अगर कोई व्यक्ति डालता है तो वह अपने आप को निम्न जाति का प्रदर्शित करता है। कोई अगर राम की पोस्ट डालता है तो अपने आप को उच्च जाति का प्रदर्शन करने की सोचता है। और दोस्तों आप कमेंट्स अगर जाकर पढ़ेंगे तो आपको 90% लगभग 90% दोनों जगह देखने को मिलेगा कि अगर बी आर अम्बेडकर की पोस्ट है या किसी भी निम्न जाति के व्यक्ति की पोस्ट है तो वहाँ उच्च वर्गों ने हंसी उड़ाई है या उच्च वर्ग के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। और अगर ये काम उच्च वर्ग के लोगों ने किया है तो वहाँ पर निम्न वर्ग के लोगों ने भी इनका विरोध किया है। तो दोस्तों क्या इतनी असमानता होते हुए हमारा देश हिंदुस्तान, हमारा भारत एक हिंदू कंट्री बनना चाहिए या बदलाव ज़रूरी है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या इन सभी कारणों के मौजूद होते हुए भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? दोस्तों इंटरकास्ट मैरिजेस, वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, प्रेफरेंस, असमानता, रिजर्वेशन, इन सब के साथ क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? क्या भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाए तो ये उत्तर वैदिक काल की स्थापना नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिली है। इसलिए दोस्तों अगर ये व्यवस्थाएं की जाए कि हमारा देश पहले हिंदुओं को असमानता से समानता में कन्वर्ट कर दे, सभी को ये अधिकार दे दे कि सभी लोग मंदिरों में पूजा कर सकते हैं, सभी लोग पुजारी बन सकते हैं, हर उच्च वर्ग के व्यक्तियों को भी नाली साफ करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो प्रेफरेंस में रहें हमेशा। वो क्यों नाली साफ नहीं कर सकते? क्यों इंटरकास्ट मैरिजेस की जाती है? क्यों राजपूत चमारों में शादी नहीं कर सकते? क्यों ब्राह्मण मेहतरों में शादी नहीं किया कर सकते? तो दोस्तों इतनी असमानताओं के साथ अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर होगी। ये भारत में उत्तर वैदिक काल की स्थापना के जैसा होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर मेरी रिपोर्ट में आपको कुछ कमी लगती है तो आप मुझे और भी जो कारण हिंदुओं की डिविजिबिलिटी को लेकर, हिंदुओं में पार्टीशंस को लेकर आपको समझ आते हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं और डिटेल में और डीपली आपके साथ चीज़ों को शेयर करूँगा। तो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आने वाली क्लासेस में हिस्ट्री विथ युवा में।